सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। एंड जल्दी से हम अपना जो सेकंड वीडियो है, सॉरी जो थर्ड वीडियो है, थर्ड डे है एक्चुअली, वो हम शुरू करते हैं। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हमारे सेकंड चैप्टर कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट चैप्टर में ये देखा था कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं, एंड फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, करेंट एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंस हमें क्यों ज़रूरी होता है, अगर हमारा अलग टाइप का बिजनेस फर्म है तो हम कैसे बिजन वहाँ से मतलब उन सभी के लिए हम कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हैं। ये सब कुछ हमने कल लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में देखा हुआ था। अब आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम हमारा जो बाकी का पोर्शन है हम वो देखने वाले हैं। एंड इसमें बेसिकली हम जो टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ने से पहले एक सेकेंड में इसको थोड़ा हटा देता हूँ। यस, अब मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ा देता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल मतलब होता है फाइनेंस का प्लानिंग करना, मतलब टू डिसाइड व्हाट इज, टू डिसाइड द फाइनेंस, मतलब फाइनेंस को लेके सोच विचार करना, वही फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ बिजनेस में ही होता है, ये हम अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। मतलब हमें कहाँ से कितना पैसा लाना है, कहाँ पर कितना खर्चा करना है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो सब। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मैं अगर सिंपल मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है पैसा का प्लानिंग, मतलब पैसों के रिगार्डिंग जो प्लानिंग हम करते हैं उसे हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। मीन्स द प्लानिंग विच वी डू विद रिगार्ड टू फाइनेंस और विद रिगार्ड टू द मनी, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स टू डील विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज. Financial planning involves both short-term and long-term planning. It involves the preparation of a financial blueprint of an organization. It is the process of estimating the fund requirement of a business and determining the possible sources from which it can be raised. तो ये तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर हो गया, आप सबको चक्कर आने लग गया होगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में कर देता हूँ। देखिए, हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? पैसा को लेके प्लान करना, पैसा का प्लानिंग। मतलब हम अपने बिजनेस में जो हमारा पैसा लगेगा उसके रिगार्डिंग जो हम सोच विचार करते हैं उन सभी को हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। मतलब पैसों को लेके प्लानिंग करना, उन सभी को हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली क्या क्या किया जाता है? तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि पैसा आएगा कहाँ से, पैसा कहाँ से आएगा, मतलब पैसा हम लोग लाएंगे कहाँ से, ये पहला चीज़ इसमें देखते हैं। दूसरा ये कि पैसा जाएगा कहाँ, मतलब पैसा खर्च कहाँ होगा, पैसा खर्च कहाँ होगा, ये हम इसमें ये देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि अगर हमने पैसा कमाया, पैसा लाया, पैसा खर्च हो गया और अगर पैसा बच गया तो बचे हुए पैसे का क्या करेंगे। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। अगर हमने पैसा लाया एंड पैसा जो है वो बच गया तो बचे हुए पैसे का क्या करेंगे, बचे हुए पैसे का क्या होगा। मतलब कि हमारे बिजनेस को करने के लिए हमें पैसा चाहिए, ये हम जानते हैं। एंड वो पैसा को रिगार्डिंग जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में आता है। अब बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग में अब बेसिकली किया जाता है, यहाँ पे सबसे पहले ये सोचा जाता है कि पैसा हम लाएंगे कहाँ से और पैसा को लाएंगे तो डालेंगे कहाँ पर, मतलब पैसे को खर्च कहाँ पर करेंगे और
पैसा खर्च करने के बाद जो पैसा बच जाएगा, वो उस बचे हुए पैसे को लेके हम क्या करेंगे, ये सब हम फाइनेंशियल प्लानिंग में देखते हैं। मतलब फाइनेंस को लेके जो भी प्लानिंग किया जाता है, एक बिजनेस में जो पैसा लगेगा उसके रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग किया जाता है, वो सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में आता है। मतलब पैसों के रिगार्डिंग जो प्लानिंग है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड अगर समझ में आ गया होगा तो हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। और ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे के रखा है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हो चुका है, तो इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं लेना है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग का मैं सिंपल मतलब बोलूँ तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल मतलब होता है कि पैसों के रिगार्डिंग सोचना कि पैसा आखिरकार आएगा कहाँ से, पैसा खर्च कहाँ होगा, बचा हुआ पैसा से हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे बेसिकली बचा हुआ पैसा उतना भी नहीं देखा जाता है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से और पैसा खर्च कैसे होगा, ये दो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है द प्लानिंग विच इज़ कंसर्न्ड विद द फाइनेंस ऑफ अ बिजनेस। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी डिसाइड द सोर्स ऑफ फंड, द वे द फंड विल बी स्पेंट, एंड if any sum is remaining, then we also think about what to do with that amount। मतलब पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ खर्चा करेंगे, और अगर कुछ बच गया तो उसको कहाँ पर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये है कि सिंप्लिसिटी, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग जो होना चाहिए, मतलब एक कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या फिर एक जो फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, ताकि उसे कोई भी समझ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कंपनी का जो फाइनेंशियल प्लान हमने बनाया कि कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ पे खर्च करेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट है कि सिर्फ टॉप लेवल ही इसको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। द फाइनेंशियल प्लान शुड बी एज सच कि उसे कोई भी समझ सके, इवन द लेमैन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। फिर आप फोरसाइट का मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली होता है कि एक एस्टिमेट होता है कि कितना कैपिटल हमें लगना पड़ेगा। Foresight must be used in planning to know the estimate and the need for capital which may be estimated as accurately as possible। मतलब एक बिजनेस, देखिए हम यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ सोचा ही जा सकता है कि इतना होगा ही, ये यहाँ पर कुछ नहीं बोला जा सकता है। इतना होगा ही ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, इतना हो सकता है ये हम यहाँ पे मान के चलते हैं। तो हमें यहाँ पर जब हम ये मानेंगे कि इतना हो सकता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल प्लान जो है वो जितना ज़्यादा एक्यूरेट हो सके उतना ज़्यादा एक्यूरेट वो वहाँ पर हो। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। रिपीटिंग द फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स बिकम्स नेसेसरी, हेंस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड सो दैट इट इज इजीली अडेप्टेबल। अब देखिए हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस, मतलब हमने शुरुआत में ये सोच के रखा था कि हम यहाँ से पैसा लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सोच के रखा था कि हम एक्सिस बैंक से लोन लाएंगे एंड उनसे हम शेयर्स खरीदेंगे, लेकिन अब ऐसा यहाँ पे हमारा कंडीशन बन चुका है कि एक्सिस बैंक ने हमें लोन देने से मना कर दिया, तो अभी हमें किसी दूसरे बैंक के पास जाना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा? ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा ये जो फाइनेंशियल प्लान है वो फ्लेक्सिबल होगा। मतलब जब वो चेंज हो पाएगा तभी ये चीज़ हो सकता है। सो द फाइनेंशियल प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल, कि अगर फ्यूचर में चल के कुछ चेंजेस इसमें लाने हो तो वो चेंजेस इसमें लाए जा सकते हैं। तो इस टाइप का हमारा फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। फिर है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फंड्स, मतलब हमें अपने फाइनेंशियल प्लान को एक ऐसे तरीके में बनाना है कि जिससे हमारा जो फंड है वो मतलब सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो, मतलब कम से कम पैसों का वेस्टेज हो एंड मैक्सिमम रिसोर्सेज हमारा जो है, मतलब कम से कम पैसों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है। यही इसका मेन मतलब है कि हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करना है। मतलब हमें पैसों को वेस्ट नहीं करना है, हमें कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा काम है वो निकालना होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फंड्स। मतलब हम जिस पैसों को रेज करने का बात कर रहे हैं
उन पैसों को सबसे बेस्ट पॉसिबल तरीकों में इस्तेमाल करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है लिक्विडिटी। Current assets are to be kept in the form of liquid cash. Cash is also required to finance purchases to pay the daily needs like paying salaries, wages and other incidental expenses. अब देखिए फाइनेंशियल प्लान जो होता है, हम फाइनेंशियल प्लान में ये सोचते हैं कि हम यहाँ से पैसा लाएंगे, यहाँ पे पैसा खर्चा करेंगे, ये भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल प्लान को अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं आते हैं। मतलब फाइनेंशियल प्लान में जो हम ये सोच के रखते हैं कि हम यहाँ से पैसा लाएंगे, यहाँ से पैसा को खर्चा करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइफ में हमें सिर्फ पैसा ही मिले। बहुत केसेस में क्या होता है कि हमें पैसों की जगह कोई दूसरी चीज़ भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, हमें अगर किसी से कोई मशीनरी खरीदनी थी एंड उस मशीनरी को खरीदने के लिए हम 2 लाख रुपए जमा कर रहे थे। वी वर प्लानिंग टू बाय अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है, मतलब हमें जो मशीन है वही मिल जाता है रैदर देन हमें कोई मतलब हमें पैसा के जगह पे अगर वो मशीन ही मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक टाइप का एसेट हो जाएगा। मतलब वो भी एक टाइप का फाइनेंस ही हुआ कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए था मशीन खरीदने के लिए, तो मुझे 2 लाख रुपए तो भले ही ना मिले, लेकिन 2 लाख रुपए की जगह पर मुझे ये 2 लाख रुपए की जगह पर 2 लाख रुपए के हिसाब से जो चीज़ चाहिए वो ज़रूर मिल गया है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल, अब ये भी एक तरीके का फाइनेंस होता है। तो अब हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, अब हमारा फाइनेंशियल प्लान जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कभी भी इमरजेंसी आती है, इफ़ इन द फ्यूचर एनी डे वी हैव एन इमरजेंसी, तो उस इमरजेंसी के कंडीशन में उन एसेट्स को बेच करके हम पैसा भी अपना वापस पा सकते हैं। इस टाइप का हमारा फाइनेंशियल प्लान यहाँ पर होना चाहिए। मीन्स आवर फाइनेंशियल प्लान शुड बी एज सच कि उन फाइनेंशियल प्लान के अंदर में जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स को ज़रूरत पड़ने पर हम बेचकर पैसा कमा सकते हैं। हमारा फाइनेंशियल प्लान कुछ इस टाइप का होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो भाई फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले तो इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम पहले से ये फोरकास्ट कर ले कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मतलब हम पहले से ही हमें एक नॉलेज हो जाता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, समथिंग लाइक दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन दैट फ्यूचर। तो ये हमें पहले मालूम चल जाता है, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन हमें सबसे पहले मालूम चल जाता है। फिर इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस एंड वोलाटिलिटीज एंड हेल्प्स द कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। अब देखिए मार्केट जो है, मार्केट इज़ नॉट फिक्स्ड। मार्केट कभी बहुत ऊपर जाता है, मार्केट कभी बहुत नीचे जाता है। मार्केट इज़ नॉट फिक्स्ड। तो जब मार्केट फिक्स नहीं है तो हमारे बिजनेस फर्म को नुकसान भी हो सकता है एंड फ़ायदा भी हो सकता है। तो हमारा बिजनेस, तो अगर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से रहेगा, मतलब अगर हमने पहले से ही सोच के रखा हुआ है कि यहाँ से पैसा लाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, इतना जगह पर पैसा को सेव करेंगे, तो इन सब की वजह से क्या होगा कि ये जो ट्रेड साइकिल्स होते हैं, ये जो ट्रेड साइकिल में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ये सब से हम बच जाएंगे। मतलब अगर हमने अपना फाइनेंशियल प्लान को अच्छे से करके रखा है तो ये जो रैपिड चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, हम इनसे बच सकते हैं। फिर है इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस सच एज सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। अब देखिए अगर फाइनेंस अच्छे से, अगर एक फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से किया जाए तो वहाँ पर पहले से ही ये बता दिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा मिलेगा एंड उसको इतना पैसा में काम करना है, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा मिलेगा एंड उसे इतना पैसा में काम करना है। तो क्योंकि सभी डिपार्टमेंट को ये पहले से मालूम रहता है कि किसको कितना खर्चा करना है, कैसे करना है। सो देयर इज़ मोर कोऑर्डिनेशन। मतलब उस केस में जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा होता है। मतलब वो कोऑर्डिनेटली काम कर सकते हैं क्योंकि सबको पता है कि मुझे इतना पैसा खर्चा करना है तो मुझे इतना पैसा खर्चा करना है। फिर है इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ये पॉइंट कुछ फर्स्ट पॉइंट के जैसा ही हो गया है कि जो फ्यूचर है उसको हम प्रेजेंट के साथ जोड़ पा रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो उसको हम लोग प्रेजेंट में पहले से ही फील कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो
प्रेजेंट में हम लोग उसके हिसाब से सोच सकते हैं। फिर इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अब अगर हमें कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर कितना खर्चा करना है, ये सब चीज़ का एक हमें जो डायरेक्शन है वो फाइनेंशियल प्लान दे देता है। मतलब फाइनेंशियल प्लान बेसिकली टेल्स अस दैट वेयर वी शुड स्पेंड एंड वेयर वी शुड इन्वेस्ट। मतलब देखिए, पैसा तो दो ही तरीकों में हो सकता है, या तो आप पैसा को खर्च कर सकते हैं या फिर आप पैसा को बचा कर रख सकते हैं। अब पैसा को बचाने से बेटर होता है कि पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि पैसा घर में पड़े पड़े कुछ नहीं वो हमारे पास ला पाएगा। पैसा तभी हमारे को हेल्प दे पाएगा जब वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट करेगा, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो बिजनेस में या तो पैसों को लेकर के खर्चा किया जाता है या तो पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। तो कितना खर्चा करना है एंड कितना इन्वेस्ट करना है, ये हमें कैसे मालूम चलेगा? ये हमें तभी मालूम चलेगा जब हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो अच्छे से डिफाइंड होगा। फिर इसके बाद जो अगला आता है वो है बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स इट मेक्स द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। अब देखिए, अगर एक फाइनेंशियल प्लान अच्छे से बना होगा तो फाइनेंशियल प्लान अच्छे से बनने से क्या हो जाएगा कि हम बाद में जांच पाएंगे कि हमने अपने फाइनेंशियल प्लान में ये सब सोच के रखा था, ये दिस हैज़ हैपेंड एंड दिस वॉज वॉट वॉज सपोज टू हैपन। मतलब ये हुआ एंड ये इतना हो गया, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये हमें कैसे मालूम चलेगा? ये हमें मालूम चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल प्लान, क्योंकि फाइनेंशियल प्लान में ये पहले से लिखा रहेगा कि ऐसा होना चाहिए था एंड हम देख पाएंगे कि ऐसा अगर होना चाहिए था तो कितना हुआ। तो फाइनेंशियल प्लान जो है वो हमें कंपैरेटिव स्टडी करने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस इन मेकिंग अ कंपैरेटिव स्टडी कि फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से इतना होना चाहिए था, हुआ इतना है, तो हमें और कितना करना है या फिर नहीं करना है, ये सब हम फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू जान सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इससे कि पहले मैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलूं तो मैं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये चीज पहले आपको जान लेना होगा। तो देखिए, कैपिटल का सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सबसे पहले हमें जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कैपिटल का ढांचा, कि कैपिटल हमारे बिजनेस में किस फॉर्म में है। अब मैं आपको बेसिकली बता देना चाहता हूं कि अगर मुझे इफ आई वांट टू डू बिजनेस देन देयर आर मेनी सोर्सेज थ्रू विच आई कैन रेज फाइनेंस। फर्स्ट इज कि मैं शेयर्स इशू कर सकता हूं, नेक्स्ट है कि मैं डिबेंचर्स इशू कर सकता हूं, आई कैन इशू डिबेंचर्स। फिर है मैं बॉन्ड इशू कर सकता हूं, फिर है कि मैं किसी बैंक से लोन ले सकता हूं, फिर है कि मैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकता हूं। तो ये इनके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहां से पैसा लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम मेनली देखें तो हमारा जो बिजनेस होता है उसमें फाइनेंस दो टाइप से किया जाता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी, वन विच वी कॉल इक्विटी एंड वन विच वी कॉल लोन, या फिर इसको डेब्ट भी कहा जाता है। सो वन इज इक्विटी एंड वन इज लोन। अब लोन का मतलब कि ये उधार का पैसा है, उधार का पैसा, दिस इज दैट उधार का मनी। एंड व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी है कि हमारे बिजनेस का जो शेयर होता है ये उसका वैल्यू है। तो इक्विटी से पैसा लाने पे क्या होता है कि हम अपने बिजनेस का जो ओनरशिप है वो किसी दूसरे को देते हैं, एंड लोन के बेसिस में क्या होता है कि हम उससे पैसा लेते हैं एंड उसे पैसा वापस दे देते हैं। तो एक बिजनेस जो है वो बेसिकली इन्हीं दो तरीकों से पैसा लाती है, या तो वो इक्विटी के थ्रू पैसा लाती है या तो वो लोन के थ्रू पैसा लाती है। तो एक बिजनेस में कितना लोन है एंड कितना इक्विटी है यही मिल के बनाता है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर
एक कंपनी का कैपिटल है, फॉर एग्जांपल ये अगर 100 लाख, ये अगर 100 रुपीज़ का अगर एक कंपनी का कैपिटल है, तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर शेयर्स जो हैं वो 90 नहीं, जस्ट अ सेकेंड, अगर ये हमारा कैपिटल है 100 रुपया का, तो इसमें अगर 70 रुपीज़ का इक्विटी है तो 30 रुपीज़ का डेप्ट होगा। मतलब अगर 70 रुपये का हमने शेयर इशू किया है तो 30 रुपये का हमने लोन लिया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि 70 रुपये का इक्विटी एंड 30 रुपये का लोन, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं कि मतलब एक कंपनी का जो कैपिटल है, एक कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है, वो बेसिकली किस फॉर्म में है, व्हाट इज द फॉर्म, क्या वो इक्विटी में है या फिर वो डेप्ट में है, एंड अगर इक्विटी में है तो कितना है, डेप्ट में है तो कितना है। तो ये हर कंपनी में वैरी करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपनी था एंड मैंने उसमें, फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपनी था, इट वाज माय कंपनी एंड मैंने इसमें 70 रुपये का इक्विटी शेयर 70 रुपये का इक्विटी शेयर इशू किया था एंड 30 रुपये का लोन इशू किया था। लेकिन हो ही सकता है कि किसी और का अगर कंपनी होगा तो उसमें उसने 30 रुपये का लोन लिया और 70 रुपये का इक्विटी शेयर्स इशू किया। इट माइट हैपन कि 30 रुपया का लोन लिया गया एंड 70 रुपये का इक्विटी शेयर इशू किया गया। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस का जो कैपिटल है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उनका जो कम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड ये जो कम्बिनेशन है ये हर एक बिजनेस में वैरी करता है। अब किसी कंपनी में यहाँ पर दूसरा कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर बॉन्ड भी इशू किया जा सकता है, लेकिन उतना डिटेल में हमें जाने का ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिकली यही जान के रखना है कि अगर किसी कंपनी को फाइनेंस लाना है तो फाइनेंस जो है वो दो तरीक़ों से लाया जा सकता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर्स या फिर इक्विटी, एंड एक को बोला जाता है लोन। एंड इन्हीं दोनों का जो कम्बिनेशन होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर हर एक बिजनेस का अलग अलग होता है। किसी बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होगा तो किसी बिजनेस में कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होगा। ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है। अब हमें यहाँ पर क्या जानना है कि एक बिजनेस फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस फर्म, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स। अब देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करेगा, ये बेसिकली क्या बताता है कि एक कंपनी में कितना इक्विटी होगा एंड एक कंपनी में कितना डेप्ट होगा। मतलब एक कंपनी में हम कितना इक्विटी शेयर इशू करेंगे, हाउ मच इक्विटी और हाउ मच डेप्ट वी आर गोइंग टू इशू, यही दोनों हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर में बेसिकली आता है। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मतलब हम यहाँ पे यही देखेंगे कि अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से कहीं पे इक्विटी लाया, कहीं पे बेसी, कहीं पे ज़्यादा इक्विटी लाया जाता है तो कहीं पे बेसी डेप्ट लिया जाता है। तो अब देखिए आज जो सबसे पहला हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है बिजनेस साइज। मतलब हम बिजनेस किस स्केल पे कर रहे हैं, व्हाट इज द स्केल ऑन विच वी आर डूइंग दैट बिजनेस। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोला है, द साइज एंड स्केल ऑफ अ बिजनेस अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू रेज फाइनेंस। स्मॉल साइज्ड कंपनीज फेस डिफिकल्टी इन रेजिंग लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स. Creditors are hesitant to give them loans because of the scale of their business operations. Even if they do get these loans, they have to accept high interest rates and stringent repayment conditions. It limits their ability to grow their business. मतलब हमारे कंपनी में कितना कैपिटल, मतलब हमारे कंपनी में
क्या चीज़ कितना रहेगा वो सबसे पहले इस पे डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है। हम बिजनेस बड़े स्केल पे कर रहे हैं या फिर हम बिजनेस छोटे स्केल पे कर रहे हैं। आर वी डूइंग द बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल और आर वी डूइंग द बिजनेस ऑन अ स्मॉल स्केल। अब देखिए, अगर हमारा बिजनेस जो है वो बहुत छोटे स्केल में है, मतलब बहुत लो स्केल पे हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो बिजनेस होगा उसको लोन के थ्रू ही पैसा मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपना कंपनी खोल के रखा है तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि मैंने कंपनी खोल के रखा एंड लोग मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। दिस इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि जब कोई कंपनी पहली बार खुलती है तो उसमें कोई शेयर नहीं खरीदता है। तो उस केस में हमें इक्विटी के थ्रू पैसा नहीं लाना हो, मतलब इन दैट केस वी कैन नॉट ब्रिंग मनी थ्रू इक्विटी, इन दैट केस वी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मनी थ्रू लोन। तो अगर हम छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमें जो है लोन के थ्रू पैसा लाना चाहिए, एंड अगर हम बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो हम इक्विटी के थ्रू भी पैसा ला सकते हैं एंड डेब्ट के थ्रू भी पैसा ला सकते हैं। अब क्या हमें इक्विटी इशू करना चाहिए या फिर हमें डेब्ट इशू करना चाहिए, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहला है अर्निंग्स। अब अर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि एक फर्म कितना कमा रही है। मतलब ये कि अगर एक फर्म का अच्छा खासा अर्निंग है, इफ दैट फर्म इज अर्निंग गुड, तो वो फर्म लोन के थ्रू पैसा ला सकती है। इफ द फर्म इज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी देन दैट फर्म कैन ब्रिंग मनी थ्रू लोन। वाई? बिकॉज लोन को वापस करना उसके लिए आसान होगा। लेकिन अगर वो अच्छे से पैसा नहीं अर्न कर पा रही है तो उस केस में वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएगी। If a business firm is not able to earn properly, then it will also not be able to, मतलब वो तब वो पैसा जो है उसको वापस से चुकता भी नहीं कर पाएगी। सो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस केस में उसको, मतलब अगर कोई बिजनेस फर्म है जो कि अच्छे खासे पैसे अर्न कर रही है तो वो डेब्ट के थ्रू पैसा ला सकती है, क्योंकि उसको लोन रीपेमेंट का, मतलब उसको लोन रिपे करने में कोई भी खास दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर उसका जो अर्निंग है वो अच्छा नहीं है, वो कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम पैसा कमाती है, सो इन दैट केस इट शुड ब्रिंग मनी थ्रू इक्विटी शेयर्स। वाई? बिकॉज इक्विटी शेयर्स का पैसा वापस नहीं करना होता है। नेक्स्ट है कंपटीशन। अब if a company operates in a business environment with more competition, it should have more equity shares in its capital structure. Their earnings are prone to more fluctuation compared to business facing lesser competition. अब अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो ये ठीक नहीं रहता है कि कौन कब कितना अर्न करेगा। मतलब मार्केट में अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो या फिर आप बहुत कम अर्न कर रहे हो। तो उस केस में अगर हम लोन के थ्रू पैसा लाएंगे तो हमारे पास हमेशा ये एक डाउट रहेगा कि हम पैसा पे कर भी पाएंगे या फिर नहीं पे कर पाएंगे। सो इन दैट केसेस वी शुड ब्रिंग मनी सो इन सच केसेस वी शुड ब्रिंग मनी थ्रू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का पैसा हमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल। मतलब एक जो बिजनेस है उसका लाइफ साइकिल कितना बड़ा है, मतलब एक बिजनेस कितना दिन तक चलता है। अब वो नहीं है, लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि बिजनेस अभी अपने किस स्टेज में है। जैसा कि मैंने कहा कि जब कोई कंपनी नई खुलती है तो उस टाइम पे ये ठीक नहीं रहे, उस टाइम पे किसी को मालूम नहीं रहता है कि इसमें क्या पैसा लगाना ठीक होगा या फिर लगाना ठीक नहीं होगा। सो इन दैट केस द कंपनी शुड ब्रिंग मनी थ्रू इक्विटी, मतलब तब इक्विटी के थ्रू पैसा लाना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी अपने यूथ में है, मतलब अगर कंपनी जो है वो अभी अपने सबसे हाईएस्ट पीक पे चल रही, अगर कंपनी पीक पे चल रही है, सो इन दैट केस इट शुड ब्रिंग मनी थ्रू डेब्ट। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी लोन रीपे करने का ऑप्शन आ चुका है। तो अगर कंपनी जो होता है, अगर कंपनी अभी नई खुली है तो उसको इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लाना चाहिए। एंड अगर कंपनी जो है वो
उसको अभी खुले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सॉरी, अगर एक कंपनी नई नई आई है तो उसे इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई लोन पहली बात मतलब सॉरी उसमें कोई इक्विटी शेयर्स खरीदेगा नहीं, तो उसको सिर्फ लोन के थ्रू ही पैसा लाना होता है। बट इफ़ अ कंपनी इज इन द पीक, अगर वो पीक पे है, सो इन दैट केस इट शुड ब्रिंग मनी थ्रू द यूज ऑफ डेप्ट्स। फिर है क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब अगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, कि आप क्या लोन देने के लायक भी हो या फिर नहीं। मतलब ये कि लोन अगर आपको दिया जाता है तो क्या आप उसे पे करते भी हो या फिर आप वो लोन का पैसा लेके भाग जाते हो। इज इट सो? डू यू हैव अ गुड रेप्यूटेशन फॉर टेकिंग लोन और यू डू नॉट हैव अ गुड रेपुटेशन फॉर टेकिंग लोन। तो अगर किसी कंपनी का रेपुटेशन जो है वो मार्केट में अच्छा है, मतलब कंपनी जो है वो लोन लेके ठीक टाइम पे उसका पेमेंट कर देती है, सारे इंटरेस्ट एंड ऑल सब कुछ चुका देती है, सो इन दैट केस उसे डेप्ट के थ्रू पैसा लाना चाहिए। मीन्स इफ अ कंपनी कैन पे द लोन ऑन टाइम देन इन सच केसेस इट शुड ब्रिंग मनी थ्रू लोन। मतलब अगर मेरा क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छा है कि मैं लोन का पैसा लेता हूं एंड बहुत जल्दी उनका रीपेमेंट कर देता हूं, तो उस केस में मुझे लोन के थ्रू पैसा मिल भी जाएगा एंड मुझे लोन के थ्रू पैसा लाना चाहिए, इक्विटी के थ्रू पैसा कम लाना चाहिए। अब क्यों इक्विटी के थ्रू पैसा कम लाना चाहिए ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फिर है रिस्क एप्टीट्यूड, कि कंपनी क्या रिस्क लेना चाहती है या फिर कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती है। देखिए इक्विटी शेयर्स में क्या है कि इक्विटी शेयर्स में रिस्क नहीं होता है, देयर इज नो रिस्क इन दैट इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का जो पैसा होता है वो आप अपने कंपनी के एक हिस्से के बदले में लोगों से लेते हैं। इक्विटी शेयर्स जो आप किसी को देते हैं तो आप उसे फ्री में नहीं दे रहे हैं, यू आर गिविंग अ पोर्शन ऑफ योर बिजनेस टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो उस केस में आपके ऊपर में कभी भी ये ऑब्लिगेशन नहीं रहता है कि इसको मुझे इतना पैसा वापस करके देना है। लेकिन अगर आप किसी से लोन लेते हैं, सो इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो पैसा रीपे करना होगा। तो अगर आप लोन के थ्रू पैसा लाएं तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है एंड इक्विटी के थ्रू पैसा लाने पर रिस्क कम है। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि रिस्क लेना उसे अच्छा लगता है, सो इट कैन ब्रिंग द मनी थ्रू, मतलब तब वो लोन के थ्रू या फिर डेप्ट के थ्रू पैसा ला सकती है। लेकिन अगर एक कंपनी है जो कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, इट डज नॉट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क, सो इन दैट केस इट कैन ब्रिंग द मनी थ्रू द यूज ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का पैसा उसे कभी भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है कंट्रोल। अब देखिए कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो एक गाड़ी की तरह होती है, ठीक है। द कंपनी इज़ लाइक अ कार एंड कंपनी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो उसके शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स एक कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। अब अगर एक कंपनी का मालिक जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि एक से भले दो लेकिन तीन तिगाड़ा काम बिगड़ा। मतलब एक आदमी जितना काम करता है दो आदमी उससे ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन तीन आदमी वहीं पर काम खराब कर देता है। तो अगर हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लाते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम हमारे कंपनी के अंदर में जो ओनर्स है हम उन ओनर्स के नंबर को बढ़ा रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ओनर्स इन द बिजनेस। हम बिजनेस में जो हमारे ओनर्स हैं हम उनको बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी का जो स्टीयरिंग व्हील है, मतलब कंपनी का जो कंट्रोल है, वो पहले अगर एक आदमी के हाथ में था तो अब वो कंट्रोल 100 आदमी के हाथ में चला जाता है। सो इन दैट केस इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ब्रिंग मनी थ्रू द यूज ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब अगर हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लाएंगे तो हमें अपने बिजनेस के जो हमारे मतलब जो नए शेयर होल्डर्स आते हैं, जो नए इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हमें उन्हें भी पैसा हमें उन्हें भी हिस्सेदारी देना होगा। एंड जितना ज़्यादा लोग हिस्सेदारी लेंगे
उतना ज़्यादा हमारे कंपनी का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ से छूटता जाएगा। तो अगर एक कंपनी के शेयर होल्डर चाहते हैं कि नहीं, हम किसी दूसरे को नहीं देंगे, हम जो कुछ भी है वो अपने पास ही रखेंगे, सो इन दैट केस इट शुड नॉट ब्रिंग मनी थ्रू इक्विटी शेयर्स। लेकिन वहीं अगर एक कंपनी ये सोचती है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने लोग, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर कंपनी को ये लगता है कि वो जो पैसा है वो अगर इक्विटी के थ्रू पैसा लाएगी तो उसके ओनर्स बढ़ जाएंगे, उसका कंपनी का कंट्रोल जो है उसके हाथ से चला जाएगा, तो उसे इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा नहीं लाना चाहिए, तब उसे लोन के थ्रू पैसा लाना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जितने ज़्यादा लोग आ जाएं उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उस केस में वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी पैसा ला सकती है। फिर है स्टेट ऑफ दैट कैपिटल मार्केट, मतलब कि कैपिटल मार्केट का स्टेट क्या है, क्या कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर्स ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल है या फिर डेब्ट अच्छे से अवेलेबल है। मतलब कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है, जहाँ से हम अपने कंपनी के लिए पैसा लाते हैं, उसी को हम लोग कैपिटल मार्केट बोलते हैं। तो कैपिटल मार्केट अभी किस कंडीशन में है, क्या मार्केट में से अभी इक्विटी लाना ज़्यादा आसान है या फिर मार्केट में से अभी डेब्ट लाना आसान है, क्या मार्केट में से अभी इक्विटी शेयर्स आसानी से मिल जा रहे हैं या फिर मार्केट में से अभी हमें डेब्ट आसानी से मिल जा रहा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत केसेस में ये भी होता है कि जो अच्छे से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए उसको ले लिया जाता है। अब देखिए, ये जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ होती है, ये टैक्सेशन पॉलिसीज़ ये भी बहुत हद तक काम आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने यह कह दिया कि आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो पैसा लाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इक्विटी के थ्रू 100 रुपये ला रहा था एंड डेब्ट के थ्रू 200 रुपये ला रहा था, मुझे इसके ऊपर में 10% टैक्स देना पड़ता था एंड मुझे इसके ऊपर में 20% टैक्स देना पड़ता था। तो टोटल मेरा अमाउंट हो जाया करता था 110 एंड यहाँ पर मेरा अमाउंट हो जाया करता था 240। अब यहाँ पर जो ये है, मतलब अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया कि सरकार ने इस टैक्स रेट को बढ़ा दिया। सरकार ने कहा कि अब इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी मैं अगर लोन लाऊं, मतलब इक्विटी शेयर्स के थ्रू भी अगर पैसा लाओ तो उस पर भी 20% टैक्स हमें दो। तो अब यही बोलेंगे कि इक्विटी शेयर्स के थ्रू अगर ला रहे हैं तो भी 20%, डेब्ट के थ्रू ला रहे हैं तो भी 20%, तो हम क्यों फालतू में इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा लाएं, हम लोन के थ्रू पैसा लाएंगे। तो सरकार का टैक्सेशन पॉलिसी की जिसमें टैक्स कम लगेगा वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ता है। एंड नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी टैक्स से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखा जाता है कि किसी चीज़ को लाने का खर्चा कितना है। मतलब इक्विटी शेयर्स को लाएंगे तो इक्विटी शेयर्स को लाने में हमें जितना भी इक्विटी शेयर्स होगा उसके साथ साथ 20 रुपया और खर्चा करना होगा। लेकिन जो डेब्ट होगा, डेब्ट को लाने में जितना भी हमारा डेब्ट होगा उसके साथ साथ हमें 50 रुपया और खर्चा करना होगा। तो ये दोनों भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। जिसमें पैसा लाना सस्ता पड़ेगा हम उस सोर्स के थ्रू पैसा लाएंगे। ओके, सो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने बेसिकली बहुत कम ही पढ़ा लेकिन अच्छा खासा पढ़ा कि पहली बात तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कि एक कंपनी का जो कैपिटल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वही उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द केसेस 90% केसेस में इक्विटी एंड डेब्ट के थ्रू बना होता है। इक्विटी का मतलब वो पैसा जिसके बदले में हमने अपनी कंपनी की हिस्सेदारी किसी दूसरे को देकर रखी है, एंड डेब्ट का मतलब जो पैसा हमने किसी दूसरे से लेके रखा है। अब इन्हीं सबको डिसाइड करना कि कहाँ से कितना पैसा लाएंगे, इक्विटी लाएंगे या फिर डेब्ट लाएंगे, कहाँ पे खर्चा करेंगे, खर्चा करने के बाद अगर पैसा बच जाता है तो बचे हुए पैसों का क्या करेंगे, ये सब कुछ सोचना, यही सब कुछ हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, अब फाइनेंशियल प्लान क्या होता है? फाइनेंशियल
प्लान मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद जो हम एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं या फिर एक प्लान जो रेडी करते हैं वही हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। अब सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है वो ये कि हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है उसे सिंपल होना चाहिए ताकि उसे कोई भी समझ सके। आवर प्लान शुड बी सिंपल सो दैट एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इट। फिर है एक जो हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है वो जितना ज़्यादा एक्यूरेट हो सके उसे उतना ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। फिर है कि हमारा जो प्लान है वो समय के साथ चेंज हो सके इस टाइप का होना चाहिए। फिर हमें इस तरीके से प्लान बनाना होगा कि हमारा जो प्लान है वो सबसे मतलब कम से कम पैसों में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करे। फिर हमारा प्लान ऐसा होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसमें से कुछ पैसे निकाल भी पाएँ एंड कुछ पैसे उसमें ऐड भी कर पाएँ। एंड नेक्स्ट होता है कि क्या इसके इंपॉर्टेंस है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर किन किन फैक्टर्स के ऊपर में हमारा फाइनेंशियल प्लान डिपेंड करता है, तो पहला है बिजनेस साइज, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा पैसा। एंड क्योंकि हम बड़े स्केल में बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हमें अलग तरीके से पैसा लाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर एक कंपनी का अर्निंग अच्छा है तो वो एक डेप्ट के थ्रू पैसा ला सकती है। अगर एक मार्केट में बहुत कंपटीशन है तो उस केस में डेप्ट के थ्रू पैसा, तो उस केस में जो हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे कोई ठीक नहीं रहता है, मतलब अगर रिस्क का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हमें इक्विटी के थ्रू पैसा लाना चाहिए। फिर अगर कंपनी नई है तो इक्विटी के थ्रू, पुरानी हो चुकी है तो डेप्ट के थ्रू। अगर कंपनी जो है वो क्रेडिट वर्दी है, मतलब कंपनी को पैसा देने पर कंपनी पैसे डुबाती नहीं है बल्कि पैसे दे देती है, तो उस केस में हमें डेप्ट के थ्रू पैसा लाना चाहिए। अगर कंपनी रिस्क लेना चाहती है, अगर कंपनी जो है वो रिस्क ले सकती है तो उसे डेप्ट के थ्रू, नहीं तो इक्विटी के थ्रू। अगर कंपनी चाहती है कि उसका जो कंट्रोल है वो बेसी लोगों के बीच में ना रहे बल्कि कुछ ही लोगों के बीच में रहे, तब डेप्ट के थ्रू। एंड अगर वो चाहती है कि उनका जो कंट्रोल है वो अगर चला भी जाए तो कोई बात नहीं, तब उस केस में वो इक्विटी के थ्रू ला सकती है। फिर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, के कैपिटल मार्केट किस स्टेट में है। अगर हमारा कैपिटल मार्केट जो है वो ऐसा कंडीशन में है कि इक्विटी के थ्रू पैसा लाना आसान है, डेप्ट के थ्रू पैसा लाना मुश्किल है, तो इक्विटी के थ्रू लाएंगे, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। सरकार ने जिसके ऊपर में कम टैक्स रखा होगा हम वहाँ से पैसा लाएंगे, एंड जहाँ से पैसा लाना सस्ता पड़ेगा वो हम वहाँ से पैसा लाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि सर टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो भी तो एक तरीके का खर्चा है, एंड आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मोर वाइडर टर्म। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि हमें कैपिटल लाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हमें खर्चा में हमें जो है लोगों सरकार को टैक्स देना पड़े, हमें अपने एजेंट को कमीशन देना होगा, फिर हमें जो है जो हमारा ब्रोकर होता है उसको भी हमें यहाँ पर कुछ देना पड़ता है, फिर अंडर राइटर को भी कुछ देना पड़ता है। ये सब क्या होता है ये सब हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत अलग अलग तरीके के कॉस्ट आते हैं, जबकि टैक्स जो है वो एक टाइप का कॉस्ट, मतलब जो हमारा टैक्स है वो खुद एक खर्चा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ग्रुप ऑफ खर्चा है। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दूसरे खर्चे भी आते हैं, लेकिन टैक्स जो है वो सिर्फ एक ही टाइप का खर्चा है। सो होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड अपने जो कमेंट्स हैं या फिर जो आपके जो डाउट्स हैं उनको नीचे में देना मत भूलिएगा। अब आप सभी के लिए मैंने यहाँ पे एक बुक लॉन्च किया है जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू गाइज। एंड ये है कि ये बुक हमने आप सभी के लिए लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉमर्स पुराण। एंड इसका नाम ऐसा क्यों है? इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें क्लास 12 कॉमर्स का जितना भी चीज़ें हमें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये बुक अगर आपके पास होगा तो आपको मार्केट में कोई भी गाइड बुक कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका काम हो जाएगा। एंड इस बुक का दाम है 225 रुपीज़, जिसमें आपको अलग से शिपिंग चार्जेस देना होगा।
सो अगर आप इस बुक को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर में हमें कॉल कीजिए एंड हम आपका ये बुक आपको डिलीवर करवा देंगे। सो यही था आज का वीडियो, होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय एंड जय हिंद।